बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हम हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 है आपका जी। चैप्टर नंबर 06 हाइपर सेंसिटिविटी काफ़ी लंबा चैप्टर था, पहले ही आपको बताया, इसलिए इसके ऊपर आपके काफ़ी लेक्चर आ रहे हैं जब यूजली इतने ज़्यादा लेक्चर नहीं होते एक चैप्टर के ऊपर। तो आज हमने सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा। हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास हो क्यों रही होती है। फिर हम एलर्जी की तरफ आए। एलर्जी की हमने साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ी, एंटीबॉडी एंटीजन क्या होता है। उसके बाद एलर्जेंस, अगर थोड़ा रिकॉल करा रहा हूँ आपको, एलर्जेंस क्या होता है, एलर्जन की टाइप्स क्या होती हैं, कैसे एलर्जन हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमें नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद हम आए जी जेल्स एंड कूम्स क्लासिफिकेशन की तरफ। तो उसमें हमने पढ़ा जी 4 टाइप्स होती हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। सबसे पहली जो आप पढ़ चुके हैं एलर्जी टाइप होती है, उसको हम इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। वो अमीनोग्लोबुलिन ई प्रोटीन जो है उसकी वजह से ये काज करती है। उसके बाद दूसरी हमने जो पढ़ी वो थी साइटोटॉक्सिक और सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी सॉरी। उसको एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है और वो अमीनोग्लोबुलिन जी और अमीनोग्लोबुलिन एम की वजह से हमारे पास होती है। अब जो आज हमारी तीसरी टाइप होगी वो होगी इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी जी। इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी इसके अंदर आपका इम्यूनिटी सिस्टम, जाहिर सी बात है हाइपर सेंसिटिविटी है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व करेगा। ठीक हो गया जी। इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी सबसे पहले देखते हैं ये होती क्या। इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी होता यूँ है कि हमारे जिस्म जो होता है ये एक किस्म की ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यून हमें पढ़ा था कि इम्यूनिटी कितने किस्म की होती है, काफ़ी टाइप की होती है। उसके अंदर इम्यूनिटी, अगर बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है उसके ख़िलाफ़ हमारा इम्यून सिस्टम, टी सेल जो होते हैं वो अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे एंटीबॉडीज़, तो उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। बाहर की इम्यूनिटी है, बाहर के एंटीजन की वजह से हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा हो रही है, तो वो एक अलग बात होगी। अब ऑटो इम्यूनिटी ये होती है कि हमारा जिस्म जो होता है वो खुद के ख़िलाफ़, खुद के उसके जो काम करने वाले ऑर्गन होते हैं उनके ख़िलाफ़ ही जब वो या ब्लड, हमारा रेड ब्लड सेल है उसके ख़िलाफ़ ही जब वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे और उसको ख़त्म करना शुरू कर दे, तो तब उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। यहाँ पर लिख देते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी जब हमारा खुद के सेल जो होते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खुद के खिलाफ सेल प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, एंटीबॉडी, उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और ये जो हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी है वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है हमारे पास। पहली बात यहाँ तक आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती है इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। जैसे कि यहाँ पर कम्प्लेक्स आप लफ्ज़ देखेंगे। इम्यूनिटी का तो मतलब आपको पता है इम्यून क्या होता है। कम्प्लेक्स का मतलब होता है दो चीज़ें जब आपस में मिलकर कोई ऐसी बॉन्डिंग बना दें जो कि जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो, काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशन चाहिए उसके लिए। उसकी एक एग्जांपल ले लें, आप जो कपड़े वगैरह पहनते हैं इसके ऊपर ये आपके जो रंग लगे होते हैं ये नॉर्मल वॉशिंग से क्या चले जाते हैं? नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोवलेंट बॉन्डिंग की हुई है, इतनी ज़्यादा सख्त बॉन्डिंग है कि उसको हम आम वॉशिंग या वॉशिंग सिस्टम से उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये कम्प्लेक्स ही किस्म का बनाया हुआ उन्होंने, आपस में जुड़े हुए हैं, वो इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनको निकाला नहीं जा सकता। ये हमारे जो कपड़े के ऊपर एक डाइज हैं, ये इसकी मिसाल आप ले लें। उसके अलावा और भी काफ़ी आपको मिसालें मिल जाएंगी। आपके जो परमानेंट मार्कर्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक बॉन्डिंग बना लेते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती जितनी कि हमारे ये कपड़ों के दरमियान में होती है। अब यहाँ पर इम्यून कम्प्लेक्स का मतलब क्या है? होगा यूँ कि जब एंटीजन आपका जिस्म के अंदर दाखिल होगा, एंटीजन आपका जिस्म के अंदर दाखिल होगा और आपके पता लगेगा इम्यूनिटी सिस्टम को, आपके जब इम्यूनिटी सिस्टम को पता लगा तो उसने एंटीबॉडी बना दी थी।
ठीक हो गया। ऐसे ही था ना, एंटीबॉडी उसने बनाई ताकि इसके नुकसान को ख़त्म किया जा सके। हालांकि ये नुकसान नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा जिस्म ने समझा ये नुकसान करेगा हमें, तो कुछ यूँ हो गया, ऐसा प्रोड्यूस हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, प्लस निशान मतलब ये आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, और इसी को तो हम कम्प्लेक्स कहते होते हैं। जब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे और ऐसी बॉन्डिंग के जो आम तरीके से तोड़ी ना जा सके, उसको कहते हैं कम्प्लेक्सेस या कम्प्लेक्स। जमा के लिए कम्प्लेक्सेस और एक के लिए कम्प्लेक्स। ठीक हो गया जी। एक जाल टाइप स्ट्रक्चर बना देंगे जो कि काफ़ी मजबूत होगा, जिसको तोड़ना नामुमकिन होगा। तो ये आपस में मिल के इन्होंने एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, जिसकी वजह से ये एक बहुत भारी स्ट्रक्चर हो गया ना, जाल टाइप। मतलब आपको एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो हमारे केमिस्ट्री के अंदर, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, हमारी केमिस्ट्री के अंदर ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये हमारे केमिस्ट्री के अंदर एक कम्प्लेक्स, इसको हम कहते होते हैं। जी हाँ जी, ये हमारा एक पूरा कम्प्लेक्स होता है हमारे जिस्म के अंदर। अब देखें, 1 2 यहाँ पर 3, 1 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। ठीक हो गया। ये हमारा एक पूरा कम्प्लेक्स है। देखें आप, ये इतना लंबा स्ट्रक्चर होने की वजह से अब क्या होगा, इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, आगे भी इसको ड्रा कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड पे जगह इतनी थी तो मैं इसलिए इतना ड्रा किया। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये आपस में मिला रहे हैं। ये हमारे पास एच एसिड होता है और ये हमारे पास साइनोइक क्लोराइड होता है, साइनोइक क्लोराइड। ये आपको याद नहीं करने की ज़रूरत, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है ना, और उसकी वजह से काफ़ी एक दबाव पैदा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो ये अब इसका वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेट है इसका ब्लड के हिसाब से। तो ब्लड इसको किसी जगह पर छोड़ना या डिपॉजिट करना, किसी एक जगह पर रखने की कोशिश करेगा। जब इसको एक जगह पर रख देगा ना हमारा ब्लड, तो तब हमारे पास जो मसले आएंगे वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि किसी एक जगह पर अगर कोई भारी चीज़ पड़ जाएगी तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट होने लगे पड़ेंगे। अब आपको समझ लग रही होगी कि इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी क्या थी। हमारे पास एंटीजन बाहर से आया, एंटीबॉडी बनी, उन दोनों ने आपस में इस तरह का कम्प्लेक्स बना दिया। इस तरह का होता नहीं है, आपको समझाने के लिए। ये आपके जो आपका जो कलर होता है ना कपड़ों के ऊपर, ये उसका कम्प्लेक्स है। इसको आगे भी थोड़ा ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही बनाया है। ये आपके जो कपड़े होते हैं उसके ऊपर जो ये कलर वगैरह शो होते हैं, वो इन चीज़ों की वजह से शो होते हैं। इनको हम डाइज कहते होते हैं। तो ये आपको याद नहीं करने की ज़रूरत, बस आपको समझाने के लिए कि इतना लंबा स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। वेट अच्छा ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसको किसी जगह पर ब्लड जो हमारा होगा, हमारा ब्लड वो उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती कैपेबिलिटी कि वो इतनी ज़्यादा मतलब बोझ को उठा के फिर सके। ठीक हो गया। तो वो क्या करेगा, वो इसको किसी जगह पर डिपॉजिट करने की कोशिश करेगा। वहाँ पर फिर जिस जगह पर डिपॉजिट होगा वहाँ पर हमारे मसले क्रिएट होंगे। ठीक होगा। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई कि इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास क्या होता है। कम्प्लेक्सेस बना लिए हमारे पास हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के क्या नाम है, एंटीबॉडी और एंटीजन ने। अब इसको देखेंगे हम इसकी के हमारे पास डिजीज़ इसके कौन कौन से होते हैं। तो डिजीज़ हमारे पास आएगा सीरम सिकनेस, उसके बारे में हम बात करेंगे।
हमारा सीरम सिकनेस, सीरम सिकनेस ये इसका एक बहुत मेजर काज होता है इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी का। हम पहले ही आपको बता सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी सिर्फ एलर्जी को ही नहीं कहते, वो और भी काफ़ी डिजीज होते हैं। ठीक हो गया। तो सीरम सिकनेस में हमारे पास क्या होता है कि अक्सर लोगों को ब्लड की कमी होती है ना, ब्लड थोड़ा उनमें कम होता है, तो वो क्या करते होते हैं कि वो किसी डोनर से अपना ब्लड लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने किसी को ब्लड दिया है, तो आपको पता है, आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं कि आपका जो ब्लड होता है, मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ, आपका जो ब्लड होता है वो कितने पार्ट्स में तक होता है? उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक उसका सीरम पार्ट होता है, सीरम पार्ट। ठीक हो गया। सीरम पार्ट के अंदर आपका क्या आता होता है? वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जो भी आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं ना, वो लिक्विड फॉर्म, लिक्विड मतलब पानी की शक्ल वाले जो भी होते हैं, वो आपके सीरम के अंदर आते होते हैं। ठीक हो गया। और एक आपका दूसरा पार्ट जो होता है वो आपका एंटी सीरम पार्ट होता है, एंटी सीरम। ठीक हो गया जी, ये आपका एंटी सीरम पार्ट। एंटी सीरम के अंदर क्या क्या होता है आपका? एंटी सीरम के अंदर आपके प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी आपके ठोस होते हैं, मतलब सॉलिड शक्ल वाले, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं एंटी सीरम पार्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब आपका ब्लड आपको पता लग गया दो हिस्सों में होता है, एक सीरम एक एंटी सीरम, ब्लड के दो पार्ट होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारा सीरम उन्होंने चेक किया, ब्लड के अंदर हमारे पास एंटीजन कौन सा मौजूद है। मेरा एंटीजन ए था, जिसको मैंने ब्लड देना था उसका भी एंटीजन ए था, हमने उसको ब्लड दे दिया, कोई मसला नहीं, ब्लड लग गया। अब मसला पता है क्या होगा? अब मेरा जो एंटी सीरम पार्ट था ना, उसके अंदर जो मेरे अंदर प्रोटीन मौजूद थी, उसके अंदर वो प्रोटीन नहीं मौजूद थी। यहाँ से मसला क्रिएट होना शुरू हो जाएगा हमारे पास। अब मेरे प्रोटीन मेरे अंदर जो मौजूद थी, उसके अंदर प्रोटीन, वो ग्लोब्यूलिन या जो भी प्रोटीन आप कह लें, वो उसके अंदर मौजूद नहीं थी। मैंने ब्लड दे दिया। अब जब मैंने ब्लड उसको दे दिया, तो उसके अंदर जो प्रोटीन नहीं मौजूद थी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कहेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है। ज़रा याद करें, हमारे पास एंटीजन क्या होते थे? फॉरेन पार्टिकल, बाहर से आने वाले प्रोटीन पार्टिकल। तो ये प्रोटीन ही तो है, प्रोटीन ही है ना। तो दूसरा जो है उसका जिस्म समझेगा कि मेरे प्रोटीन थे वो मेरे लिए ठीक थे, लेकिन उसके लिए उसका जिस्म समझेगा ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं। फॉरेन पार्टिकल होने की वजह से वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा। फिर हो गया जी हमारे पास एंटीजन, इसको समझ लिया उसने, और एंटीबॉडी उसने बना डाले इम्यूनिटी सिस्टम ने। तो जी हमारा मसला क्रिएट हो गया जी, हाइपर सेंसिटिविटी वाला। सारा मसला तब क्रिएट होगा जब हमारे पास एंटीबॉडीज बन जाएंगी। और इस एंटीबॉडी को बनाने के लिए जो कारआमद हमारे पास काम आता है अपना अमीनोग्लोबुलिन, वो कौन सा होता है? अमीनोग्लोबुलिन जी। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस हाइपर सेंसिटिविटी को काज करने के लिए, मसला क्रिएट करने के लिए अमीनोग्लोबुलिन जो हमारे पास जी होता है, वो अपना काम करता है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा जी, एंटीबॉडी और एंटीजन और एंटीबॉडी मिले तो क्या बना? कम्प्लेक्स बन गया हमारा। अब कम्प्लेक्स ब्लड के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर जाएगा। कम्प्लेक्स स्टार्ट टू सर्कुलेट इन ब्लड, ब्लड के अंदर वो घूमना शुरू कर जाएगा। अब हमारा ब्लड इसके बोझ को नहीं उठा सकता, कम्प्लेक्स को। वो इसको क्या करेगा? वो इसको मुख्तलिफ ऑर्गन जो है हमारे, उसके अंदर इसको डिपॉजिट करना शुरू कर देगा ताकि मेरी इससे जान छूटे। ठीक हो गया। वो चाहता है कि मेरी इससे जान छूटे।
ठीक होगा, वो चाहता है कि मेरी इससे जान छूटे, वो चाहता है कि मेरी इससे जान छूटे, ब्लड चाहता है, तो वो इसको किधर डिपॉजिट करना चाहेगा? हमारी ब्लड की जो वेसल होती हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड की नाड़ें जिसको आप कहते हैं उर्दू या पंजाबी में, उनके अंदर इस कम्प्लेक्स को डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। या किडनी के अंदर, किडनी के ग्लोमेरुलस, आपने किडनी की जो पढ़ी है अनाटमी या फिजियोलॉजी, उसके अंदर आपने देखा होगा किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस के पार्ट के अंदर इसको डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास जब इनको डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, हमारे पास क्या होगा? किडनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। ब्लड वेसल के अंदर अगर उनको डिपॉजिट करना चाहेगा तो ब्लड अपना रास्ता नहीं बना पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन, ब्लड हाइपरटेंशन, जिसको आप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कहते होते हैं, वो उसकी वजह से, किडनी की वजह से क्या होगा? किडनी के अंदर जब उसको डिपॉजिट वो कर देगा तो क्या होगा? किडनी हमारी सही तरह काम नहीं कर सकेगी, हमारा यूरिन ठीक तरह से नहीं बनेगा, ब्लड की प्योरीफिकेशन ठीक तरह से नहीं होगी। किडनी को किसी सीवियर मसले के अंदर एंटी सीरम प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा पहुंच जाती है कि हमें जो किडनी होती है उसको तब्दील करना पड़ता है। वी हैव नो अदर चॉइस टू रिमेन, वी हैव नो अदर चॉइस रिमेन बट टू चेंज द किडनी। काफ़ी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें ये मसला क्रिएट हो जाता है। तो ये आपका इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ तक हो गया। इसमें क्या होता है? सीरम सिकनेस होती है, सीरम सिकनेस इसकी डिजीज़ है। ब्लड हमारा 2 पार्ट्स के अंदर होता है। ये मेरे ख्याल में जो मैंने जितनी डिटेल आपको बताई है, इतनी डिटेल आपकी अगर सही तरह से आपके जहन में बैठे ना, तो इस इम्यून कम्प्लेक्स या हाइपर सेंसिटिविटी के चैप्टर में से कोई भी आपके पास सवाल आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको कर नहीं सकेंगे। अगर नहीं कर सकेंगे तो वो आपकी खुद की नालायकी हो सकती है। अच्छा, दूसरा हमारे पास लास्ट जो हमारे पास टाइप आती है हाइपर सेंसिटिविटी की, वो भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा जेल्स एंड कूम्स क्लासिफिकेशन या हाइपर सेंसिटिविटी क्लासिफिकेशन हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। हमारी जो लास्ट है वो है सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, या जिसको हम क्या कहा था? DTH, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। जी, लास्ट टाइम तक हम डिस्कस कर रहे थे हमारी आखिरी क्लासिफिकेशन जो थी अपना हाइपर सेंसिटिविटी की, जेल्स एंड कूम क्लासिफिकेशन के अंदर। वो हमारे पास कौन सी थी? वो हमारे पास थी सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। जी, सेल की मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी जो कि हमारे पास जो है सेल, उसकी वजह से हमारे पास हो रही है। सेल कौन से? टी सेल्स। पहले आपको बताया था इसके मेडिएटर, इसको काम करने के लिए हाइपर सेंसिटिविटी को हमारे पास इसकी ज़रूरत होती है टी सेल्स की। टी सेल्स हो गए हमारे इसके मेडिएटर्स हो गए जो इसको शुरू करेंगे। अब इसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते होते हैं, DTH, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। जी ऐसे ही है, वो भी यही है। क्यों डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है? क्योंकि जब इसके अंदर कोई एंटीजन वगैरह आता होता है तो ये 2 से 3 दिन ले जाता है उसको काम करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसको कहते हैं डिलेड, क्योंकि ये डिले कर रहा है। बाकी सारों में फौरी हाइपर सेंसिटिविटी आ रही थी, सॉरी एंटीजन आ रहा था, हाइपर सेंसिटिविटी उसके असर में हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास जो थी अपना काम वो कर रही थी। तो ये थोड़ा सा 1-2 दिन ले जाएगा, इसलिए इसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी कहते होते हैं। अच्छा, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसको 2 पार्ट्स में हम तकसीम कर सकते होते हैं। टी सेल्स की वजह से होता है। पहली तो बात ये हो गई, ये होता है या तो इंट्रेंसिक फैक्टर या एक्सट्रेंसिक फैक्टर। इंट्रेंसिक फैक्टर्स की वजह से होता है हाइपर सेंसिटिविटी,
अब होती क्यों है हम ये देख रहे हैं। हमारे पास ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है और एक्सट्रिंसिक फैक्टर बाहर से आने वाले फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। दो ही टाइप्स हैं हमारे पास, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक हो गया। दो ही हमारे पास फैक्टर्स मौजूद हैं इसके लिए। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में हम पहले बात करते होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास क्या होगा, बाहर से एंटीजन आएगा। इंट्रिंसिक में हमारे पास अंदर का खुद ही ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है। फिर से वही बात होगी, ऑटो इम्यून सिस्टम हमारा जो ऑटो इम्यूनिटी हो रही है तो उसकी वजह से हमारा ये मसला जो है वो क्रिएट हो रहा है इंट्रिंसिक में। लेकिन एक्सट्रिंसिक जो होता है उससे बाहर से एंटीजन आएंगे। अब बाहर से कौन से एंटीजन आएंगे, क्योंकि ये आपको मैंने बताया काफ़ी डेंजरस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है। तो इसके अंदर पता क्या होगा, बाहर से जो एंटीजन आएंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे हमारे पास ऐसे एलर्जेंस जो कि हमारे केमिकल्स के थ्रू आ रहे हैं। अब आपको पता है जो हमारे यहाँ पर ज़्यादातर औरतें या लेडीज़ हैं वो इस्तेमाल करती होती हैं मेकअप्स या कॉस्मेटिक्स के सामान, उसके अलावा ज्वेलरीज वगैरह इस्तेमाल करती होती हैं। अब आपको पता है ज्वेलरीज के ऊपर डाइज़ के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, डाई करने के लिए, उसको कलर करने के लिए हम डाइज़ का इस्तेमाल करते हैं। डाइज़ क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कलरेंट या ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं। फिर से भैया आ गया, वो केमिकल है। अब वो केमिकल जब उसको टच करेंगे तो मे बी वो इंसर्शन के थ्रू उसके जिस्म के अंदर चले जाएं। ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात कर रहे हैं। जो जब वो डाई या केमिकल, अब अक्सर ये होता है कि औरतें जो होती हैं वो अपने कलर को डाई करती हैं, बाल रंग करने के लिए उसके ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स लगाती होती हैं। अब उस कलर के थ्रू, वो स्किन के थ्रू, अब जो भी हमारे पास स्किन के थ्रू कंटैक्ट हो रहा है उसको कंटैक्ट एलर्जेंस कहते थे ना हम। याद करें एलर्जेंस टाइप 1, उसके ऊपर मैंने पूरा लेक्चर दिया। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप लाजमी लें, इसकी आपको समझ नहीं आने वाली वरना। तो कॉन्टैक्ट एलर्जन जो थे वो हमारे साथ एंटर हो गया, या स्किन के डाइज के थ्रू एंटर हो गए, ठीक हो गया, या फिर हमारे वो जो आप कह लें ये कॉस्मेटिक्स के मेकअप के सामान होते हैं उसके थ्रू हमारे पास एंटर हो गए। और इन्होंने क्या किया, हमारे पास अंदर जाकर इन्होंने इम्यूनिटी प्रोड्यूस की और हमारे पास क्या हो गया, क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी आ गई। हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम शुरू होगी। अब हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होती है, मेकअप के सामान या आपको क्या लें पॉइजन ईवी पॉइजन, और ये होती है औरतों की सुर्खी वगैरह, जो सुर्खी लगाते होते हैं ना ज़बान कह रहा हूँ, लिप्स के ऊपर, उसके अंदर भी केमिकल्स डाइज मौजूद होती हैं। रेड कलर की है तो उसके अंदर कोई डाई मौजूद होगी, ब्लू है तो भी कोई डाई मौजूद होगी। जो डाई मौजूद होगी वो केमिकल है, ऑर्गेनिक कलरेंट्स हैं, ऑर्गेनिक नेचुरल, या आप कह लें नेचुरल कह लें, या सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक जो भी हैं, लेकिन उसके अंदर कलरेंट्स मौजूद हैं। कलरेंट्स केमिकल्स हैं हमारे पास, वो उनको मसला वहाँ पर आकर क्रिएट कर रहे हैं मसला, ठीक हो गया। तो अभी इसके अंदर हमारा क्या होगा, पहले हमारे पास जो मसला क्रिएट होगा वो हमारे पास होगा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस की कंडीशन है लेकिन कॉन्टैक्ट की वजह से होती है। एलर्जी है यूँ समझ लिया। उसके अलावा हाइज भी हमें हो सकता है, छोटे छोटे दाने बन जाना, रेड कलर के, काफ़ी नुकसानदेह होते हैं वो भी हमारे एक्सटेंसिक फैक्टर की वजह से हो जाता है हमें। उसके अलावा हमारे पास हे फीवर और हमारे बालों का गिरना शुरू हो जाना डाइज लगाने के बाद, वो भी हाइपर सेंसिटिविटी होती है। क्या नाम है, होंठ जो होते हैं हमारे, लिप्स जो होते हैं वो सूज जाना, इन्फ्लेमेशन उनमें हो जाना, ये भी हमारे पास उस केमिकल की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी वजह से प्रोड्यूस हो गया है। तो ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर आ गया। बाहर से हमारे पास एलर्जन, एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल जो भी कह लें वो आया। अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। इंट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास क्या होता है, हमारा खुद का जो होता है ना जिस्म, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो कि वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर टी सेल भी जाहिर सी बात है शामिल होंगे। वो क्या करते होते हैं, वो हमारे खुद के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके खिलाफ वो अपना दावा बोल देते हैं, वॉर शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है, हमारा नुकसान शुरू हो जाता है। इसकी भी काफ़ी कंडीशन हमारे पास मौजूद है। ऑटो इम्यूनिटी, पहले तो ये बात में याद रखें कि ये हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी है।
ऑटो इम्यूनिटी क्या मतलब है कि हमारा खुद का जिस्म जो है वो खुद के खिलाफ ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसी चीज़ को एंटीजन समझ के उसके खिलाफ ही प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि आप लोगों को अक्सर जो कहते हैं, लोगों कहते हैं कि शुगर है आपको, डायबिटीज़ है आपको, तो वो डायबिटीज़ की 3 टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप होती है हमारे पास डायबिटीज़ की पहली टाइप, जाहिर सी बात है एक आदमी पहली टाइप पे आएगा, फिर दूसरी पे आएगा, फिर तीसरी पे आएगा। तो जो पहली टाइप हमारे पास इनिशिएटर होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से ही होता है। उसमें क्या होगा, हमारे जिस्म के अंदर क्या नाम है, जो हमारे टी सेल्स हैं ना, वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स जो हमारे हैं अपना आइसोलेट्स ऑफ ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स। ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ये क्या करते होते हैं, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, इंसुलिन प्रोड्यूस करते होते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस करते होते हैं और शुगर जो होती है वो, इंसुलिन का क्या काम होता है कि जितनी शुगर आई है उसको ख़त्म कर देना। तो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स की वजह से। अब बीटा सेल्स अगर हमारे यहाँ इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा हो गया और टी सेल्स जो हैं हमारे टी सेल्स, उन्होंने इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर ली, उन्होंने इसको दुश्मन समझ लिया, इधर के उन्होंने इसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे के पूरे हमारे बीटा सेल्स ख़त्म हो गए। इंसुलिन अब प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक हो गया, प्रोड्यूस नहीं होगी हमारी इंसुलिन। तो हमें क्या हो गया, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज़ आप उसको कह लें, ये बेहतर होगा। तो ये प्रोड्यूस हो गया हमारे पास, हमारी खुद के बीटा सेल्स को टी सेल्स ने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया, उसको दुश्मन समझ लिया उन्होंने, इसको फॉरेन पार्टिकल समझ लिया उन्होंने, और हमारे पास इंसुलिन की जो बीमारी है वो प्रोड्यूस होगी। हमारे बीटा सेल नहीं काम कर रहे, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन हमें अब बाहर से लेनी पड़ेगी। अच्छा, टी सेल्स के इसके अंदर कौन कौन सी इसके मददगार होते हैं, वो भी हमारे पास होता है। इसके हमारे पास जो मददगार सेल होते हैं ना, इसको मदद करते हैं ये चीज़ करने में, वो होते हैं CD8+ और CD4+। ये सेल्स के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सेल्स के नाम है। ये जो टी सेल्स हैं ये इसके मददगार भी हैं और इसके पार्ट्स भी हैं। मतलब अगर टी सेल्स को हम देखें कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो वो काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिनमें से 2 चीज़ें ये भी हैं, जिसमें से CD4+ जो सेल है ना हमारा, ये CD4+ सेल, ये कहलाता है टी हेल्पर सेल। इसका काम होता है हेल्प करना टी सेल की हर चीज़ में, जो भी वो क्या नाम है कर रहा है उसमें उसकी हेल्प करना। अब CD8+ सेल होता है, वो टी सेल का एक पार्ट होता है जिसका काम होता है कि हमारे अंदर मौजूद कोई भी ऐसे सेल जो कि हमारे अंदर मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर बैक्टीरिया, वायरस या कैंसर के वजह से जो सेल ख़राब हो जाते हैं ना हमारे, कैंसर क्या होता है, हमारे खुद के सेल्स का ख़राब हो जाना। तो ये जो CD8+ सेल होता है इसका काम होता है कि कोई भी ऐसा सेल जो कि ख़राब हो गया उसको ख़त्म करके हमारे जिस्म से निकाल देना। लेकिन यहाँ पर भी वो क्या समझेगा, इसको समझेगा कि ये हमारे ख़राब हो गए सेल हैं, तो इनको ख़त्म करना शुरू कर देगा। CD8+ हमारा सेल जो है उसका काम होता है कैंसर सेल जो होते हैं उनको ख़त्म करना, या एंटी फंगल सेल, फंगाई का जो शिकार हो गए हैं, उसके अलावा हमारे सेल जो कि बैक्टीरिया का शिकार हो गया उनको ख़त्म करना। और CD4+ इसका हेल्पर सेल है, तो ये दोनों इसकी मदद करते हैं, इसको आइसोलेट्स ऑफ लिंगर बीटा हेल्थ सेल्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये इसको मदद करते होते हैं। ये हमारे पास इस तरह ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास कंडीशन हमारे पास प्रोड्यूस होगी, इसको हम कहेंगे जी हमारे पास डायबिटीज़ हो गई है। ठीक हो गया जी। अब हमारी जो सेकंड एक और डिजीज़ में रह गई है इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर, उसको हम देखेंगे थोड़ा। वो हमारे पास है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जी,
इंट्रिंसिक फैक्टर के अंदर ये तो हमारा इसी के अंदर आ गया जी। ये हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा जी MS, या जिसको आप कह सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ये टी सेल्स इन न्यूरॉन को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, या यूँ समझ लें इनको ख़त्म नहीं करेंगे, इनके ऊपर एक शीट सी मौजूद होती है, सेट उसको कहते होते हैं, न्यूरॉन की सेट। ये उसको ख़त्म करना शुरू कर देगा। न्यूरॉन की सेट ख़त्म हो जाए तो वो ख़त्म हो जाता होता है, वो सेल नहीं रहता होता। जैसे कि आपके जिस्म के अंदर हम जानते हैं कि लकड़ी को हज़म नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं हज़म कर सकते, उसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। जो सेल वॉल को मौजूद ऊपर होती है ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, वो हमारे जिस्म के अंदर कहीं भी नहीं पाया जाता। ठीक हो गया। और अगर वो हमारे जिस्म के अंदर हम लकड़ी को खाएं तो वो हमें हज़म नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसकी सेल वॉल जो है वो हज़म नहीं होगी। इसकी वजह से अगर सेल वॉल हज़म नहीं होगी तो उसके अंदर की चीज़ें भी हज़म नहीं होंगी। पहले तो हमने सेल वॉल को हज़म करना होता है, ये मसला होता है। तो इसका भी ऐसे चक्कर होता है कि न्यूरॉन के ऊपर एक सतह मौजूद होती है जो कि टेंडन बना रही होती है, उनका पूरा स्ट्रक्चर बाहर से कवर किया होता है उसने। अब वो जो सतह होगी वो ख़त्म हो जाएगी तो 30 न्यूरॉन खुद ब खुद ही हार मान जाएंगे। वो कहेंगे कि हमारा सब कुछ लूट गया, ख़त्म हो गया हमारा, तो वो काम करना छोड़ जाएंगे। और ये हमारे पास एक मेंटल किस्म की डिसऑर्डर या आपको जो लकवा किस्म का कह लें वो भी इसमें हो जाता होता है हमारे पास। अब इसकी एक और टाइप हमारे पास जो होती है इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से। मैंने बताया ना, इसकी जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी खतरनाक हैं। इसके आपके पास क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दिया उसने। जी, क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्या होगा? क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, आपके जिस्म के अंदर किडनी किसी की, हमारे यहाँ किसी की ख़राब हो जाए या कोई भी हमारा पार्ट पेनक्रियास वगैरह ख़राब हो जाए तो क्या होता है, कोई दूसरा आदमी उसको दे देता होता है अपना एक ऑर्गन। किडनी दो होती हैं, एक के ऊपर आदमी जिंदा रह सकता है तो वो किसी दूसरे को किडनी दे देता है। अब मसला तब क्रिएट होता है कि जब उसका जिस्म, फिर से वही बात आ गई, एंटी सीरम या किसी भी वजह से उसको प्रोटीन, बाहर का प्रोटीन पार्टिकल मान के उसको ख़त्म कर दिया, तो क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं इसको नहीं रखूँगा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में। तो ये भी हमारे पास एक आ गई जी, सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, दैट डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। 3 से 4 दिन लग जाएंगे इसको। यहाँ पर हमारा जेल्स एंड कून्स क्लासिफिकेशन ख़त्म होगी। इसके अंदर काफ़ी डिजीज़ भी आप लोगों ने पढ़े हैं और आप लोगों ने इनको जहन में रखने की कोशिश करनी है ताकि आप लोगों को फिर से ऐसे कंडीशन के आगे, हमारा जो आगे टाइप आ रही है, आगे भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है हमारा अभी, इसका हम पढ़ेंगे कि हमारे पास आगे हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, फिर हम मेडिएटर्स को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसके डिजीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये अभी चैप्टर आपका काफ़ी पढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह इसको हम आगे लाजमी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। यहाँ पर हमारा जेल्स एंड कून्स क्लासिफिकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया। आगे हम इसको प्लेट्स, हमारे जो मैकेनिज़्म पढ़ेंगे, एंटीजन हमारे जिस्म में दाखिल होकर कैसे मसला जो है वो क्रिएट करता है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।